नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन का सिंध बदरी का हुक्मनामा है। उन्हें सिंध से निकाल दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक कमज़ोर तरीन वफाकी हुकूमत जो है इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो सकेगी कि नहीं, क्योंकि इससे कबल जो है सिंध के जिन 8 डीआईजीज का रोटेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र किया गया था उसमें खुद मकसूद मेमन भी शामिल थे, और सिवाय मकसूद मेमन के बाकी तमाम डीआईजी जो है वो सिंध पुलिस से चार्ज छोड़कर चले गए थे। अब यही जो है एक इस वक्त धड़का लगा हुआ है कि क्या इस हुक्मनामे पर अमल दरामद हो सकेगा कि नहीं। लेकिन इस ऑर्डर से खुद एसएसयू में काम करने वाले उन 8,000 मजलूम पुलिस वालों में इस वक्त एक खुशी की लहर दौड़ गई है। वहाँ बंगड़े डाले जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही, जो कि वहाँ पर कैदियों की तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे, और मेस कटिंग के नाम पर जो है हर महीने उनसे 9 से 10,000 रुपये का उनके तनख्वाहों पर डाका डाला जा रहा था। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या मकसूद मेमन के अमली तौर पर चार्ज छोड़ने से उनकी बाकियात का क्या बनेगा। आया पीर जी वहाँ पर बदस्तूर काम करते रहेंगे, फारूक वहाँ पर काम करते रहेंगे, या कि वो पहले ही जो है उड़ने की तैयारियां कर चुके हैं, या पहले ही वो बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। इसके बारे में अब तक कोई इतलात नहीं है। लेकिन इस ट्रांसफ़र से जो है, ये कि ट्रांसफ़र नहीं बल्कि तोप का गोला है, इससे यकीनन पूरे के पूरे एसएसयू में एक जलजला आ चुका होगा इस हुक्मनामे के ज़रिए। और दूसरी जानिब जो है खुद रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जो खातून एसएसपी हैं इरम अवान का आगे क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े पैमाने पर पिछले 1 साल से जो लाकानूनियत का दौर दौरा है, वो भी जो है खुद मकसूद मेमन के असर व रसूख की वजह से जो है इरम अवान के खिलाफ कोई एक भी इंक्वायरी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी थी, जिसमें हालिया जो एक कांस्टेबल की मौत वाक़या हुई थी उस इंक्वायरी को भी मकसूद मेमन के असर रसूख की वजह से दबा दिया गया था। लेकिन अब जब मकसूद मेमन ही का ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद यकीनन इरम अवान का तबादला भी किए जाने का इम्कान है। दूसरा जो हुक्मनामा है खुद आरआरएफ के डीआईजी के से इजाफी चार्ज जो है वो मुक़द्दस हैदर को दे दिया गया। ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या एसएसयू का नया डीआईजी कौन बनने जा रहा है। ये थी ब्रेकिंग न्यूज़। अब हमारे जो रूटीन का प्रोग्राम है उसको आप लोग देख सकें। ये सारे एसएचओ मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग ये है कि अगर मुझे किसी के एरिया में कोई फैक्ट्री गुटके मावे की मिली, या इलीगल वाटर हाइड्रेंट मिला, या कोई नारकोटिक्स ओपनली सेलिंग होती हुई मिली, या कोई इंक्रोचमेंट होती हुई मुझे मिली, मैं एविडेंस के साथ काम करूँगा, और जो बीटर शीटर रखे हुए हैं उनको पकड़ के उन्हीं की इंटरोगेशन करके उसी एसएचओ पे लगाऊंगा, और उसके बाद उसका यही असर करूंगा जो इन दो का किया है, और नेक्स्ट टाइम फिर उन पे लीगल एक्शन भी होगा। ये तमाम के लिए वार्निंग है। बराए मेहरबानी अपने आप को सुधार लें, और एसडीपीओ साहबान फॉर गॉड सेक आप अपनी सुपरविजन का रोल प्ले करें। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, महमूदाबाद थाने के हेड कांस्टेबल रमीज राजा की मौत का जिम्मेवार कौन? हेड कांस्टेबल लियाकत चौधरी या फिर एसपी गुलशन इकबाल? इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है, कराची पुलिस का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है जो कि हातम ताई बनने में कामयाब हो गया, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के ऐसे 5 कांस्टेबलों पर बात करेंगे जो कि रातों रात करोड़पति बन गए, और प्रोग्राम में हम खुद एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के एक कपल पर बात करेंगे, किस तरीके से एक अकाउंटेंट एएसआई ने अपनी ही बीवी को जो है सिफारिश करके जो है सोने की कान पर बिठा दिया, यानी कि उन्हें आरआई लगा दिया। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम कुछ और भी खबरें शामिल है, ख़ास तौर से हैदराबाद में जो कुछ हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राज, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और कुछ कमेंट्स आज के प्रोग्राम में हम दोबारा शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपनी
ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر یہ آپ تصویریں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے محمود آباد تھانے کا ہیڈ کانسٹیبل رمیز راجہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے یا ان کو دل کا دورہ پڑا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی موت کا ذمہ وار کون ہے؟ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ میں کچھ محمود آباد تھانے کے اہلکاروں سے ان کی گفتگو ہوئی، اور کچھ جو ہے خود ایس پی گلشن اقبال کی جو چھاپہ مار پارٹی ہے اس میں شامل ایک اہلکار سے جو معلومات انہیں ملی ہے، اس معلومات کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو ہیڈ کانسٹیبل کی موت ہوئی ہے محمود آباد تھانے کے رمیز راجہ کی، اس کی موت جو ہے یہ اس چھاپے کے نتیجے میں واقعہ ہوئی ہے، جو چھاپہ خود ایس پی گلشن اقبال جو ہے ایاز الدین کے حکم پر جو ہے خود ان کے پارٹی انچارج ہیڈ کانسٹیبل چودھری لیاقت نے پولیس پارٹی کے ہمراہ اس ہیڈ کانسٹیبل کے گھر پر مارا تھا۔ 4 5 6 موبائلیں لے کر گئے تھے اور پورے ان کے گھر کا ایک طریقے سے محاصرہ کر لیا تھا، جیسے وہ کسی پولیس والے کے گھر پر چھاپہ مارنے نہیں ہے، بلکہ کسی بہت خطرناک ڈاکو یا دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس چھاپے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دل کا دورہ ان پر پڑا، اور وہ دل کا دورہ پڑتے ہی جاں بحق ہو گئے۔ چھاپہ مارنے کی انہیں ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ اطلاع یہ ملی تھی کہ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس کسی نے یہ مخبری کی تھی کہ یہ جو ہیڈ کانسٹیبل رمیز راجہ ہے یہ چھالیہ کا کاروبار کرتا ہے۔ محمود آباد پولیس نے پچھلے ہفتے یا پچھلے دنوں جو ہے کوئی گٹکا ماوا کی فیکٹری پر چھاپہ مارا ہوگا، یا پھر کوئی ایسی گاڑی پکڑی ہوگی جس سے چھالیہ کی برآمدگی ہوئی، اور وہ چھالیہ جو ہے مکمل انہوں نے شو نہیں کی، اگر باقی جو ہے چھالیہ اسی مرنے والے ہیڈ کانسٹیبل کے پاس اطلاع تھی کہ انہوں نے جو ہے اس کا ڈسپوزل کیا۔ اس اطلاع پر جو ہے یہ ہیڈ کانسٹیبل چودھری لیاقت جو ہے 4 5 موبائلوں کو لے کر جو ہے مرحوم ہیڈ کانسٹیبل کے گھر آئے، وہاں چھاپہ مارا تاکہ وہ وہاں سے ریکوری کروا سکے، لیکن وہ ریکوری تو نہ کروا سکے، لیکن ان کا یہ چھاپہ جو ہے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی موت کا باعث ضرور بنا، جس پر جو ہے وہ مرحوم ہیڈ کانسٹیبل کے گھر والے اس وقت سراپا احتجاج ہیں، اور وہ ہیڈ کانسٹیبل کی موت کا ذمہ وار جو ہے اس ہیڈ کانسٹیبل چودھری لیاقت کے ساتھ ساتھ خود ان کے ایس پی ایاز کو بھی ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ کہ اس سارے واقعے پر جو ہے پولیس کے بڑے افسران، خاص طور سے کوتوال شہر، خادم رند اور خود آئی جی سندھ اس کا کیا نوٹس لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے خود ایس پی گلشن کو جو ہے اپنے ہی ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر کی طرف سے اور خود ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر میسر کی طرف سے جو ہے بہت یعنی ایک طریقے سے لان تان کا سامنا کرنا پڑا، اور ان سے بہت سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کی گئی کہ آخر انہوں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے گھر پر جس کے متعلق صرف چھالیہ کی انفارمیشن تھی، اتنی بڑی پولیس پارٹی کیوں بھجوائی، کیوں ان کو ایسا ہراساں کیا کہ جس سے ان کی جان چلی گئی۔ اس کا اس اے ایس پی کے پاس، ایس پی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ چھاپہ ان کی مرضی کے بغیر خود اس ہیڈ کانسٹیبل چودھری لیاقت نے اپنے طور پر مارا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان میں جرت نہیں تھی، لہٰذا وہ خاموش رہے اور اپنے بڑے افسروں کی جانب سے ہونے والی سختی کا اور ناراضگی کا وہ سامنا کرتے رہے، کیونکہ غلطی ان کی اپنی تھی، اور ان کی اپنی غلطی کے نتیجے میں جو ہے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی جان گئی۔ یہ جو ہیڈ کانسٹیبل لیاقت ہے یہ پہلے گلشن اقبال تھانے کے ہیڈ مورر تھے، اور وہاں پر کچھ سنگین شکایتوں پر جو ہے انہیں وہاں سے لائن حاضر کر دیا گیا تھا۔ اب ان کی پوسٹنگ جو ہے وہاں پر صرف پولیس لائن میں تھی، جہاں سے جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہے ایس پی گلشن نے حاصل کر لی تھی، کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، اور یہ جو ہے گٹکا ماوا چھالیہ کے بارے میں جو ہے اطلاعات رکھتا ہے، تو یہ بہت ساری
कार्रवाइयाँ जो है वो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बताते चलूँ कि ये जो गुटखा मावा ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों पे छापे मापे, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है जिससे ये एएसपी और एसपी साहिबान जो है अपना बहुत बड़ा कारनामा जाहिर करते हैं। ये तो एक नान काक किस्म की कार्रवाई है जिससे कोई हेड कांस्टेबल रैंक का पुलिस वाला भी बआसानी कर सकता है, क्योंकि ये वो जराइम है जो कि खुद पुलिस वालों की अपनी मर्जी अपनी रजामंदी के नतीजे में चलते हैं। पुलिस का सबसे बड़ा कारनामा लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, यानी पुलिस का सबसे बड़ा कारनामा दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना हो या फिर डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना हो। लेकिन ये जो पीएसपी अफसरान हैं जो कि ये नूरानी मखलूक कहलाते हैं, आसमानी मखलूक, ये इस तरह के गर्म ज़मीन पर पैर नहीं रखते जहाँ पर इन्हें अपनी जानों का ख़तरा हो। तो ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों पर ही इक्तिफा करते, वहीं पर छापे मारते और उन्हें जो है अपना बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं। और इसी कार्रवाइयों के नतीजे में देखा कि एक हेड कांस्टेबल की जान गई। अब बात अंदाज़ा लगाएं कि जब पुलिस की इतनी ज़्यादा यलगार का मुकाबला खुद जब पुलिस वाले ना कर सके तो आम शहरियों के घरों पर जो ये ताबड़तोड़ हमले करते हैं, दरवाजे तोड़कर उनके घरों में दाखिल होते हैं, तो उनकी ज़हनी हालत क्या होती होगी। उनकी भी इस तरीके से मौत वाक़या ना होगी तो फिर क्या होगी। इस पर जो है आईजी सिंध को जो है इस किस्म की कार्रवाइयों का जो है वो नोटिस लेने की ज़रूरत है। इससे कतई ताल्लुक़ है जिससे ये गलती हुई वो कोई रैंकर है या कोई पीएसपी अफसर है, सबको एक निगाह से देखकर सख्त तरीन इनके खिलाफ इक़दामात करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं जो हमारा प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, हातम ताई कौन है कराची पुलिस का। कराची में इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। उन 7 डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एसएसपी को ये हिम्मत, ये जुर्रत उनमें ना हो सकी या उन्हें ये इखलाकी फ़जीलत हासिल उन्हें ना हो सकी जो इखलाकी फ़जीलत जो है वो इस वक्त सिटी के एसएसपी अमजद हयात को हासिल हुई है। यानी हर एक के पास जो है ये मेंटेनेंस का बजट या जो इंटरटेनमेंट का बजट जो है हर एसएसपी के पास आया है, जो कि थानों की सतह पर उन्हें तकसीम करने की ज़रूरत है ताकि थाने के जो एसएचओज़ हैं वो मेंटेनेंस जो है वो अपनी जेब से ना करे या दूसरे लोगों की जेब पर जो है वो ये बोझ ना डाले, यानी वो रिश्वत ना ले थानों की मोबाइलों की मुरम्मत के लिए या फिर दूसरे फर्नीचर डलवाने के लिए या दूसरे स्टेशनरी ख़रीदने के लिए, या उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसी वजह से जो है ग़ुलाम नबी मेमन आईजी ने अपने दौर में जो है ये तमाम थानों को इंडिविजुअली जो है ये बजट अलाट किए थे, लेकिन उनके जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने उन बजट पर भी डाका डालने का सिलसिला शुरू कर दिया और उसके बाद ये बजट जो है थानों को मिलना बंद हो गया था। अब जाकर जो है खुद अमजद हयात ने जो है ये फिर दोबारा से ये रीड डाली। उनके पास जो बजट आया था उन्होंने इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उन्हें हाथ लगाए बगैर जिस थाने का जो बजट था 3 लाख 4 लाख 5 लाख उस थाने के एसएचओ को हेड मोरर को बुलाकर उनको वो पैसे थमा दिए। ये उन्होंने जो है एक नई जो है वो तारीख रकम कर दी, जो कि कराची के दूसरे ईमानदारी के दावेदार डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के लिए जो है वो एक मशअल राह के बराबर है। उन्हें भी जो है ख़ुद अमजद हयात के इस तारीख साज कारनामे की जो है तकलीद करने की ज़रूरत है ताकि उनके डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज़ भी जो है वो एसएचओज़ भी जो है वो इस ज़हनी करब से निकलने में कामयाब हो जाए कि उन्होंने मोबाइलों की मुरम्मत खुद करवानी है, उन्होंने स्टेशनरियाँ खुद ख़रीदनी है, उन्होंने फर्नीचर खुद ख़रीदना है, उन्होंने जो है मोबाइलों में ऑयल और पेट्रोल खुद डलवाने, ताकि ये तमाम झंझटों से जो है वो उनकी भी जान छूट जाए जिस तरीके से सिटी के एसएचओज़ की जान छूट चुकी है। इसके लिए मैं भी अमजद हयात को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब चलते हैं हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है वो है एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर। अब मैं मुखातिब करूँगा वहाँ के जो नए डायरेक्टर हैं जनाब राजा तारिक चांडियो साहब। घर का बेदी ढूंढने के बजाय जो निशानदेही प्रोग्राम में हम करते हैं उनके ख़िलाफ़ अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आपका कद ऊंचा होगा। अगर आप घर का बेदी ढूंढेंगे तो फिर आप में और दूसरों में जो फ़र्क है वो ख़त्म होकर रह जाएगा। यानी जो आपके कांस्टेबल करते हैं, जो
दुर्गत आपके कांस्टेबल की बनती है, जो इज्जत व एहतराम आपके कांस्टेबलों को मिलता है, वही इज्जत व एहतराम जो है डायरेक्टर साहब आपके भी हिस्से में आएगा, अगर आपने जो है उन्हीं की तकलीद की। हम आपकी आंखें खोलने के लिए जो है रोज़ की बुनियाद पर प्रोग्राम करते हैं कि आपके एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स में आखिर हो क्या रहा है। ये फोर्स जो है ये सरकारी अराजी पर कब्जे की रोकथाम के लिए जो है सिंध हुकूमत ने कायम किया था। इसके लिए कायम नहीं किया था कि ये फोर्स वाले खुद ही सरकारी अराजी पर कब्जा करके उनके व्यापारी बन जाए। हो क्या रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं बात करूंगा 5 ऐसे कांस्टेबलों की जो कि यही धंधा यही कारोबार करते करते जो है चंद ही सालों में जो है करोड़पति से करोड़पति बन गए। वो कौन है आपको ये अब हम बताते हैं अपने प्रोग्राम में। ये 5 पुलिस वाले हैं। नंबर 1 जो है ये कांस्टेबल जो है खुर्रम उर्फ काला। ये तो सुरजानी टाउन को पूरा इसने बेच दिया है। सुरजानी टाउन का ये बेताज बादशाह है, बहुत ही कंगला था, पकोड़े बेचने वाला जो है वो आज करोड़पति बन गया। इसको कहते हैं खुर्रम उर्फ काला। गुज़िश्ता 8 साल में सिस्टम माफी के साथ मिलकर सुरजानी टाउन को बेच दिया। सुरजानी की कोई ज़मीन ऐसी नहीं जहाँ से इसने पैसा ना कमाया हो। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हर एसएचओ को इन्हें अपने पास रखना उसकी कमज़ोरी भी है, उसकी मजबूरी भी, क्योंकि इसे अपने साथ रख के बगैर जो है वेस्ट का एसएचओ 1 मिनट भी नहीं चल सकता। ये वहाँ की दाई है जिसे कहा जाता है काला, काले के नाम से मशहूर ये दाई है वहाँ की। अब जो है ये सुरजानी में जो है ये कहते हैं कि नादरन बाईपास पर 10 करोड़ की ज़मीन का ये मालिक है, ये कांस्टेबल उर्फ काला। अब जब 10 करोड़ इसके पास है तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कम से कम इसने अपने एसएचओस को 10 अरब से ज़्यादा तो कमा के दिया होगा, तब जाके इसके बाद 10 करोड़ आए। ये रेशो बता रहा हूँ एसएचओ और कांस्टेबल का। अच्छा, एसएचओ वेस्ट जो है फैज़ान शबीर शेख की ख़ास सरपरस्ती इन्हें हासिल है। मुतअद्दिद बार ये सस्पेंड हुए लेकिन फिर ये चुटकी बजाकर जो है ये बहाल होकर आते हैं। और इनका ये दावा है कि इनका ये नया डायरेक्टर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। न पहले किसी ने उनका कुछ काट सके, न ये उनका कुछ काट सकते। ये उनका दावा है। राजा साहब ये मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ। दूसरे जो कांस्टेबल हैं जनाब जमील खान तनोली, ये गुज़िश्ता 8 साल से ये वेस्ट और केमाड़ी सिस्टम माफिया के लिए काम करते। इन्होंने केमाड़ी टाउन का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर इनका मनूस साया ना पड़ा हो। ये अली हसन बुरोई और कादर पटेल के अलावा लियाकत आसकानी के सिस्टम को ये चलाता है। ये उनका अहम तरीन पुर्जा है। इन्हें कोई डायरेक्टर, कोई क्या रेवेन्यू बोर्ड का जो है कोई मेंबर भी इसको अपनी जगह से टस से मस नहीं कर सकता। डायरेक्टर को तो ये कदमों की ठोकर समझता है। ये वो कांस्टेबल है तनोली जिसको कहते हैं अरबपति है, करोड़पति है। तीसरा जो है कांस्टेबल अली सोमरो है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बेताज बादशाह है। साबिका एसएचओ असद अली उर्फ आरफ का ये खास आदमी गुज़श्ता 6 साल में जो है ये भी करोड़पति बन गया। ये सिस्टम माफिया डॉक्टर आसिम के लिए काम करते हैं। ये आसिम के हाथ के छाले और आंख के तारे हैं। इस तरीके से चौथा जो है वो हेड कांस्टेबल मिस्टर शाहरुख है। ये साबिका एसएचओ ईस्ट जो है अहमद जाफरी का खासुल खास है, जिसे एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते हुए जो है ये इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कोई 7 लाख रुपए रिश्वत लिए थे और 20 मिनट के अंदर जो है वो चुटकी बजाकर वापस आ गए। रिश्वत की रकम भी लेकर आए और खुद भी आ गए। हथकड़ियां उनके मुंह पे मार के आ गए। इतने ये बासर हैं। तो ये 5वां जो है जनाब, और ये भी काम किसके लिए करते हैं? तैमूर डोम की तस्वीर देख रहे हो। तैमूर डोम की किसके साथ खड़े हैं? साबिका सदर पाकिस्तान के साथ आसिफ अली ज़रदारी। ये वो तैमूर डोम की। मोहम्मद अली शाह कौन है? ये ओमनी ग्रुप वाले हैं। ये एजी मजीद के खासुल खास हैं। ये उनके सिस्टम के बंदे हैं। 5वां जो है ये कांस्टेबल इरफान लूलाई। ये गुज़श्ता 5 साल से एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के हेडक्वार्टर में साबिक मिनिस्टर रेवेन्यू महबूब जमान के क्लास फेलो और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स आरपी के आरआई जो है सब इंस्पेक्टर सुल्तान जुनूजो के साथ अरबों की करप्शन की, और आज ये कांस्टेबल करोड़पति है। सुल्तान जुनेजो कहने के तो अभी इस वक्त आरआई जो है वो कोई खातून है। ये आरआई नहीं है, कहने के तो ये है। आरआई हैं जनाब उरूज फातिमा।
जिन्हें उनके कहते हैं एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के एतमाद काबिल एतमाद ज़राए, उनका जो शौहर है, तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, मिस्टर आसिफ दानिश, जो कि ASI हैं और अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के हिस्से से काम करते हैं। शर्जील मैसर जो है ये ग्रेड 5 के हैं या 6 के हैं, लेकिन उनके अंडर में ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़रा सा मुज़ोर हैं, बाअसर हैं, वो अकाउंटेंट हैं। इस वक्त जो है वो ग्रेड 16 में अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को नहीं छोड़ा। ये पोस्ट अभी भी उनके पास है, क्योंकि यहाँ से भी उनको ठीक ठाक पैसे मिलते हैं हर महीने। ये ASI जो है दानिश ने अपनी अहलिया को RI लगा दिया, क्योंकि उन्हें सुल्तान जोनेजो को RI की ज़रूरत थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि चेंज करो, तो उन्होंने जो है एक डम्मी को लगाना था, जिस पर जो है उन्होंने अकाउंटेंट से बात की कि अगर हम आपकी अहलिया को वहाँ लगा दें और उन्हें बैठे बैठे 3-4 लाख रुपए महीने के मिले तो कोई हर्ज तो नहीं है। ज़ाहिर है कि कौन कमबख्त मना करेगा, घर में अगर लक्ष्मी आ रही हो तो ज़ाहिर है, तो उन्होंने भी मना नहीं किया, भाई कोई बात नहीं है, लगा दें उसको। हालांकि वो जो पोस्ट है वो कम से कम 40 से 50 लाख महीने की पोस्ट है। अब उसमें से 2.5 से 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया जो है ये डमी जो आ रही है, इसको उन्होंने देना शुरू कर दिया है एक तबर्रुक के तौर पर, और बाकी जो है वो अभी भी जो है वो सुल्तान जोनेजो के जेब में जा रहा है, जो कि आ रही है। ये मैं आंखें खोल रहा हूँ जो राजा रिफत चांडियो साहब, खुदारा आप घर के बेदी को न ढूंढे, घर के बेदी को ढूंढकर आप अपनी लंका को ढाने से तो बचा रहे हैं, लेकिन लंका आपके गिरने से नहीं बचेगी, डूबने से नहीं बचेगी। लंका तो आपकी डूबेगी, आपकी अपनी मुजरिमाना खामोशी की वजह से। हम आपकी आंखें खोल रहे हैं कि ये हमने आपको निशानदेही कर दी कि ये RI की पोस्ट पर कौन बैठा हुआ है, कौन असल रोकड़ा ले रहा है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि 36 लाख रुपया जो है वो ले रहा है। मैंने निशानदेही भी की थी उस कांस्टेबल की, जिस कांस्टेबल के जो है वो ईजी ट्रांसफ़र उनको पैसे जा रहे हैं, लेकिन आपने बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के उन्हें तो आप तबकियां दे रहे हो, कह रहे हो कि ये कौन है जो हमारी लंका ढा रहा है, उसको तलाश करो ताकि मैं उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दूं। खुदारा इस तरीके से कभी भी गंदगी का सफाया नहीं होता है। मैं बार बार आपकी आंखें खोलने के लिए जो है प्रोग्राम करता रहूँगा कि काश के कहते अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है, ये है जनाब हैदराबाद का। हैदराबाद में पिछले जो मैंने प्रोग्राम किया था, ये जो हेड कांस्टेबल असगर पवन हैं जो कि डिसमिस फ्रॉम सर्विस हैं, ये वो असगर पवन हैं जो कि जामशोरो CIA से डिसमिस हुए थे, और इन्होंने जो है कुछ 76 किलो चर्स जो कि पकड़ी हुई थी, वो 76 किलो चर्स ले गए थे श्रीजन कॉलोनी में बेचने के लिए। कहते हैं ना, चोरों को पड़ गए मोर, ये फिर पकड़े गए वहाँ रेंजर्स के हाथों, और उसके नतीजे में जो है एक भौचाल आया और ये सब के सब डिसमिस हो गए। और उसी कार्रवाई के नतीजे में जामशोरो CIA को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था उस वक्त के IG ने कि ये अब नहीं खुलेगा, ये करप्शन का, जराइम का, स्मगलिंग का ये एक मरकज़ है। उनको लानत करार देके बंद कर दिया था। लेकिन अब उस मुकफ़ल शुदा, उस बंद शुदा, उस मस्मार शुदा, उस तबाह शुदा CIA सेंटर को जो है नेक मोहम्मद खोसो ने खुलवा दिया, अपने DIG जो है खुद तारिक रज़ाक दारे जो के आशीर्वाद की वजह से। अब उस CIA सेंटर का खुलना और इस असगर पवर जो हेड कांस्टेबल हैं जो कि उसी CIA की वजह से डिसमिस हुए थे, अब उन्हें जो है ये एक आंख नहीं भा रहा है, और वो इस कोशिशों में कि दोबारा ये CIA सेंटर बंद हो जाए और उसकी बंदिश से पहले इस सब इंस्पेक्टर को वहाँ से निकाले बाहर किया जाए। यानी वो अब हाथ धोकर पड़ चुके हैं खुद नेक मोहम्मद खोसो के खिलाफ। अब देखते हैं कि एक डिसमिस हेड कांस्टेबल बमुकाबला जो है एक बाअसर तरीन मुजोर सब इंस्पेक्टर नेक मोहम्मद खोसो में इस वक्त एक टसल चल रही, एक मुकाबला चल रहा। देखते हैं ये कि DIG किस की तरफ झुकते हैं, अपना वजन किसके पलड़े में डालते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था कि असल DIG कौन है और डमी DIG कौन है। मेरा इशारा उस वक्त भी था कि
اصل ڈی آئی جی اصغر پنور ہیں، کیونکہ اصغر پنور کے مراسم پیچھے جو ہے وہ سلیم بجاری سے اور خود جو ہے وہ سی ایم ہاؤس سے جا کر ملتے ہیں، سکندر آلے پوٹو سے جا کے ملتے ہیں۔ ایک سب انسپکٹر صاحب ڈسمس ہو چکے ہیں، سی آئی اے کے بے تاج بادشاہ تھے، پچھلے 20 سالوں سے وہی وہ سسٹم چلا رہے تھے، جس طرح یہ ابا جلیل عباسی چلا رہے ہیں اس وقت سسٹم، ان کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ بہت بڑا پروگرام میں کر چکا تھا لیکن ٹھس سے مست نہیں ہوا۔ وہ ڈی آئی جی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کہنے کو تو ڈی آئی جی طارق داری جو بھی بہت موزور ہیں، بہت بااثر ہیں، بانجے ہیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن یہاں ان کے بھی پر جلتے ہیں، یہاں وہ بھی کانپتے ہیں، یہاں وہ بھی گھبراتے ہیں، یہاں وہ بھی تھرتھراتے ہیں، یہاں ان میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ ان کی جانب دیکھ سکیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ابھی وہ نیک محمد کھوسو کو رکوا سکیں گے، جس سے اس وقت ٹسل چل پڑی ہے اصغر پنور کی۔ اب ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اور اے ایس آئی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ عاشق بروئی ہے۔ یہ ایک بروئی بلوچستان ہوٹل کے مالک ہیں، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہیں، ڈسمس ہوتے رہتے ہیں، پھر بحال ہوتے ہیں، پھر ڈسمس ہوتے ہیں، جیل بھی جا چکے ہیں۔ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ ڈیفیکٹو ایس ایس پی حیدرآباد ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ حیدرآباد میں جتنے بھی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ان کی مشاورت ضروری ہے۔ جتنے بھی آرگنائز جرائم کے اڈے چلتے ہیں، گٹکا ماوا، فیکٹریاں، اڈے وڈے، اس میں بھی ان کی مشاورت ضروری ہے۔ یہ اتنے اہم ترین اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے۔ جب میں نے کہا نا کہ جیل کی یاترا بھی کر چکے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے زیادہ موزور، کتنے زیادہ بااثر، کتنے زیادہ با اختیار ہیں۔ ناظرین، جو ویڈیو، آڈیو، وائس میسج آپ لوگوں نے پروگرام کی ابتدا میں سنا تھا، اس وقت میں نے کچھ اس پر تبصرہ نہیں کیا۔ اب ایک بار پھر آپ لوگ یہ وائس میسج سنیں۔ یہ سارے ایس ایچ او میری طرف سے لاسٹ وارننگ یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کے ایریا میں کوئی فیکٹری گٹکے ماوے کی ملی یا ایلیگل واٹر ہائیڈرنٹ ملا یا کوئی نارکوٹکس اوپنلی سیلنگ ہوتی ہوئی ملی یا کوئی انکروچمنٹ ہوتی ہوئی مجھے ملی، میں ایویڈنس کے ساتھ کام کروں گا، اور جو بیٹر شیٹر رکھے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے انہی کی انٹروگیشن کر کے اسی ایس ایچ او پہ لگاؤں گا، اور اس کے بعد اس کا یہی اثر کروں گا جو ان دھوکہ کیا ہے، اور نیکسٹ ٹائم پھر ان پہ لیگل ایکشن بھی ہوگا۔ یہ تمام کے لیے وارننگ ہے، برائے مہربانی اپنے آپ کو سدھار لیں، اور ایس ڈی پی او صاحبان، فار گاڈ سیک آپ اپنی سپرویژن کا رول پلے کریں۔ یہ آواز جو ہے یہ جانی پہچانی ہے، یہ متوقع ڈی آئی جی ویسٹ عبداللہ چاچڑ کی ہے، فیصل عبداللہ چاچڑ کی ہے۔ متوقع ہے دسمبر کے اینڈ میں یا پھر جنوری کے شروع میں ڈی پی سی ہو رہی ہے، بورڈ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ یقیناً پچھلے بورڈ میں بھی یہ پروموٹ ہو چکے تھے، لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ انہیں ڈراپ کر دیا تھا، شاید ویکینسی کم تھی یا کچھ اور معاملہ تھا، لیکن اس بورڈ میں ان کا پروموشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ مخاطب ہیں ان ایس ایچ اوز سے، ان بیٹروں سے، اور ان دوسرے بڑے لوگوں سے جو کہ ان لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ ڈی ایس پیز ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے چاچڑ صاحب بطور احتجاج 15 دن کی چھٹی پر بھی جا چکے تھے، کیونکہ وہ ان کے ریاست میں ان کی مرضی کے خلاف مداخلت کر رہے تھے۔ گودرا کیمپ کو انہوں نے آباد کر دیا تھا۔ ابھی بھی میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وائس میسیجز سے جو ہے یہ جرائم رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ جرائم چلوانے والے جو ہے خود چاچڑ صاحب آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ سے زیادہ با اختیار ہیں، آپ سے زیادہ ان کے پاس اثر رسوخ ہے۔ آپ نے اپنی دوڑ لگا دی، آپ جہاں جہاں تک آپ جا سکتے تھے آپ گئے، جہاں جہاں تک آپ نے اپنی پکار، اپنی فریاد پہنچانی تھی آپ پہنچا چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو آپ چاہ رہے تھے کہ کام بند ہو جائے وہ کام تو بند نہیں ہوا۔ اس وقت سب سے زیادہ پوری کراچی میں اگر گٹکا ماوا بک رہا ہے اوپنلی، وہ آپ کا گودرا کیمپ ہے۔ اور یہ جو آپ کا میسج ہے کہ بھئی اوپنلی کوئی ڈرگ نہ بیچیں، اس کا مطلب یہ ہو کہ اوپنلی جرم ہے اور چوری چھپے ڈرگ بیچنا کوئی جرم نہیں ہے آپ کے حساب سے۔ آپ نے کہا کہ ڈی ایس پی اپنا رول پلے کریں،
डीएसपी एसडीपीओ बेचारे तो माँ सिवाय एएसपीस कुछ हरकत कर सकते हैं और उनसे एसएचओस भी घबराते हैं, और एसएचओस की सरपरस्ती करने वाले बड़े अफसरान भी घबराते हैं एएसपीस से, क्योंकि उनसे झूठ नहीं बोल सकते, ना उनके वो दबदबे में या उसमें आते हैं। ये बेचारे रैंकर जो हैं वो तो बकरी बने होते हैं, उनका ऑफिस तो पोस्ट ऑफिस है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें अगर एसएचओ कोई भीख दे दे तो ले लेते हैं, वो अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते। आपने नाक पर बैठी मक्खी को भी उड़ाने की उनमें सलाहियत या ताकत नहीं है। वो डीएसपीज जो है वो इतने बेख्तियार हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या रोल प्ले करेंगे। आपको भी पता है कि ये कौन चला रहे हैं, और यकीनन आपने मैसेज उन्हीं लोगों को कन्वे किया, लेकिन आपके एक फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। ये अड्डे चलते रहेंगे। आपकी आखिरी वार्निंग ही साबित होगी, और आपको पता नहीं और कितनी बार जो है अपनी आखिरी वार्निंग देना पड़ेगी। आपने शरीफाबाद और दूसरे थाने का हवाला दिया कि उनके एसएचओस की तरह से आपका भी सबका अंजाम होगा। इनको कोई परवाह नहीं है। क्या एसएचओ मंगो पीर के सस्पेंड होने से मामलात रुक गए? मामलात तो चल रहे हैं। क्या वहाँ से जो पैसे जिन लोगों को मिल रहे थे वो पैसे आना बंद हो गए? नहीं, पैसे तो अभी भी आ रहे हैं। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है आपके इस 30 सेकंड की जो आपने जो ये वॉइस मैसेज किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने एक हुज्जत पूरी कर दी कि मैंने तो ये कह दिया था, अमल कोई करे ना करे वो बात की बात है। अब प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स जो है जिसका मैंने वादा किया था, कुछ कमेंट्स आज के प्रोग्राम में हम दोबारा शामिल करते हैं, क्योंकि कमेंट्स का जो है बड़ा हमारे जो व्यूवर है वो बहुत ज़्यादा हमें रिस्पांस दे रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये कमेंट्स जो है हमारे प्रोग्राम इतने तवज्जो से वो सुनते भी हैं, और सुनने के बाद वो उस पर अपने कमेंट्स भी देते हैं। तो मुझे इस पर बड़ी खुशी होती है, इसलिए मैं जो है उसमें अपने कमेंट्स देना जो है वो ज़रूरी ख्याल करता हूँ। अच्छा, एक कमेंट्स किसी ने किया है कि अल्लाह ताला सीपीओ के क्लर्कों को भी हिदायत दें, आमीन। बग़ैर पैसे के वो लेटर नहीं निकालते। मुझे आज 15 दिन हो गए हैं। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब के पास पेश हुआ था, उसने इंक्वायरी का लेटर निकालने का हुक्म दिया, मगर अभी तक वो लेटर गोट की नहीं पहुंचा। वो इसमें पैसे नहीं देकर आया था, यानी पैसे दिए बगैर वो कोई काम नहीं करते। ये जो व्यूवर हैं वो ये कह रहे हैं। इस बात में कोई झूठ नहीं है, ये हकीकत है। वेल डन एसएसपी साउथ इमरान, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब, ये कह रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये वही खातून हैं जिनकी तस्वीर किसी खातून की है, जिनके बंगले पर जो है कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी, जो कि एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी ने नाकाम बनाकर एक तारीख साज कारनामा सर अंजाम देकर अपने एक सीनियर से जो है एक तरीके से उन्होंने टक्कर ले ली। उस पर जो है ये मुतासरा खातून जो है, जो कि शायद बंगले की मालिक है, किसी खातून की है, मुझे नहीं पता, ये उन्होंने जो कहा है कि वेल डन एसएसपी साउथ साहब, वाकई वो वेल डन के काबिल है। अगले जो कमेंट्स है जनाब एसएचओ दरख्शां कलीम मूसा साहब, जब से दरख्शां में आए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ कर रख दी है, और एसएचओ इस वक्त इन जराइम पेशा अनासिर के हिट लिस्ट पर हैं। यानी कौन ये हिट लिस्ट पर आ चुके हैं? वहाँ के जराइम पेशा लोग। जराइम पेशा वहाँ कौन है? ज़ाहिर दरख्शां में कोई क्या जुर्म होता है? दरख्शां में सिवाय फहाशी के औरतों के और क्या जुर्म होता है? ड्रग के और क्या जुर्म होता है? या तो वहाँ गेस्ट हाउस है, या फिर वहाँ पर जो है शीशा रेस्टोरेंट है, या फिर वहाँ पर मसाज सेंटर है। उन्हीं की तरफ से जो है उन्हें थ्रेट मिलती होगी, और कोई नहीं। या फिर ये जो बंगलों पर कब्जा माफिया है उनकी जानिब से थ्रेट तो उनको मिल सकती है। ये किसी ने मैसेज किया है। आगे एक मैसेज और भी आया है कि जावेद बलोच भी रोकड़े का शौकीन है, और इस हमाम में सारे डैश डैश डैश, मतलब कि हमाम में सारे नंगे हैं। मैं नहीं कह सकता, ये व्यूवर के अपने ख्यालात हैं। आगे एक ने कहा कि सर जी अच्छा प्रोग्राम है, आपको सलाम भाईजान, बहुत शुक्रिया, मुझे तारीफ मत किया करें। आगे एक और कमेंट से जनाब मुश्ताक सर की बहुत बड़ा कब्जा माफिया है, इसने गुलशन जौहर में
काफ़ी कब्ज़ा किया है। अच्छा, शुरू से कब्ज़ा किया है फ्लैट इन गुलिस्तान जौहर कराची में। ये भी उन्होंने कहा इंफॉर्मेटिव वीलॉग, वेरी गुड, चलो वेल डन। अच्छा, आगे क्या है? हनीफ साहब, हसन नकवी ग्रेड 21 पास ऑफिसर है। मेरा ख्याल है कि इनको गलतफहमी, जिन्होंने कहा ग्रेड 21 नहीं ग्रेड 20 में है, 21 का जो है उनका केस, उनका और एक और DIG हैं IB के, मेरा ख्याल है उन दोनों का जो है वो केस भिजवाया गया था लॉ डिपार्टमेंट को ओपिनियन के लिए, क्योंकि दोनों ने जो है वो प्ली बार्गेनिंग की हुई थी नेब में, इसलिए जो है इनका प्रमोशन नहीं हुआ था, रोक दिया गया था। तो उस पर मेरा ख्याल है कि 20 में 21 में नहीं है। आगे एक और कमेंट से जनाब, SSP साउथ ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे कब्ज़ा ग्रुप हैं कराची से, अच्छा करोड़पति बन गए हैं, ये भी उन्होंने कहा। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाती है। ये बहुत सारे कमेंट्स थे, कमेंट्स आप करें, हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। लेकिन आप लोगों से इतनी सी मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये प्रोग्राम, ये वीलॉग जो है, अगर उन्होंने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इसको सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें, इखलाक के दायरे में रहकर ज़ाती अदावतें, ज़ाती रंजिशें न निकालें। जो बात सही है, जो आपके मसले मसाइल हैं, उस पर जो है मेरी निशानदेही करें, मेरे को बताएं कि ये मसले हैं। और दूसरा जो है, मेरे इन प्रोग्रामों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो हमारी पुकार है, ये जो हमारा मैसेज है, ये जो हमारा पैगाम है, ये बहुत दूर दूर तक पहुंच जाए। क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमारा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता है, ये कश्मीर में भी देखा जाता है। ये प्रोग्राम हमारा जो है दुबई में भी, सऊदी अरब में भी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, कनाडा है, अमेरिका है, फ्रांस है, बल्गारिया है, रशिया है, चाइना है, हर जगह हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले जो है मैं बात करूँगा गज़ा फ़लस्तीन में जो इस वक्त एक जुल्म किया जा रहा है फ़लस्तीनी मुसलमानों पर, उसके लिए जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो है इस वक्त इत्तिहाद और यकजहती करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त कुफ़ार जो है वो आपस में एक हो चुके हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। मुसलमानों को चाहिए कि उनका सोशल बाइकाट करें, उनकी मसनूआत का इस्तेमाल तर्क कर दें, ना खाएं। ख़ास तौर से ये जो फास्ट फूड है और ये जो मशरूबात है, इसको तो बिल्कुल कदमों की ठोकर बनाएं, इनको तो हकारत से और नफ़रत से देखें। क्योंकि इन्हीं का जो पैसा है ये उन लोगों के पास जाता है जो कि इस वक्त फ़लस्तीनियों का कत्ले आम कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहे हैं। उनको अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस जंग में अगर आप किसी तरीके से हिस्सा लेना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, उनका बाइकाट करें, उनका सोशल बाइकाट करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला से जो है दुआएं करें कि या अल्लाह, जो लोग ये जुल्म ढा रहे हैं फ़लस्तीनी मुसलमानों पर, उनको नीस व नाबूद कर दें, उन्हें तबाह और बर्बाद कर दें। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।